गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, फ्यूचर आईएएस एकेडमी वे टू सक्सेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, एडिटोरियल के सेक्शन में मैंने HB1 वीज़ा पर बात किया था उस दिन, और आशा करता हूं कि आप लोगों को वो वीडियो बहुत पसंद आया होगा, खासकर यूपीएससी और पीएससी के बच्चों के लिए, क्योंकि एडिटोरियल वनडे एग्ज़ाम के लिए किसी काम का नहीं होता है, लेकिन जो यूपीएससी और पीएससी के बच्चे हैं उनके लिए मुद्दा बड़ा ज्वलंत है, और इस ज्वलंत मुद्दे का आप लोगों ने लुत्फ़ उठाया होगा। और जिन जिन बच्चों ने मुझे आंसर भेजा है, बहुत 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 अच्छा लिखा है उन्होंने, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लिखा हुआ है, बहुत अच्छा लिखा हुआ है। बहुत बहुत शुभकामनाएं उनको, ऐसे ही मेहनत करते रहें। और आज मैं लाया हूँ 2 और एडिटोरियल, बहुत ही महत्वपूर्ण एडिटोरियल, जो आपके यूपीएससी मेंस और यूपीपीएससी मेंस में ज़रूर 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 पूछे जाएंगे, इंटरव्यू में भी पूछे जा सकते हैं। तो देर न करते हुए आज का मैं एडिटोरियल जो मैंने एनालिसिस किया है पढ़ना स्टार्ट करता हूँ। आप लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा एज ए न्यूज़। तो स्टार्ट करता हूँ। आज का एडिटोरियल है महंगाई की मार। टॉपिक है महंगाई की मार। खुदरा महंगाई दर ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। हालांकि थोक महंगाई दर में गिरावट दर्ज हुई है, पर खुदरा महंगाई दर बढ़कर रिजर्व बैंक की सीमा के पार पहुंच गई है। रिजर्व बैंक की कोशिश होती है कि खुदरा महंगाई दर 2 से 6% के बीच रहे। सरकार की मंशा के अनुसार वह इसे 4% के आसपास रखने का प्रयास करता रहा है, पर जून महीने के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के अनुसार यह 6% के ऊपर पहुंच गई है। बंदी की वजह से अप्रैल और मई की दरें दर्ज नहीं की जा सकीं। ताज़ा आंकड़े भी सीमित दायरे के सर्वेक्षणों के आधार पर दर्ज किए गए हैं, पर इससे रिजर्व बैंक के लिए कोई राहत की बात नहीं है। पिछले साल इसी महीने में दर्ज 3.18% की महंगाई दर की तुलना में ताज़ा दरें बहुत अधिक हैं। अब रिजर्व बैंक के सामने मुश्किल यह है कि वह अपनी ब्याज दरों में बदलाव कर महंगाई दर पर काबू पाने का प्रयास करे या फिर विकास दर बढ़ाने का। पिछले काफ़ी समय से रिजर्व बैंक इन दोनों के बीच संतुलन नहीं बना पा रही है। मित्रों, आपको पता होगा कि लॉकडाउन की वजह से जो गरीबी है वो बहुत बढ़ती गई है, और ख़ासकर मिडिल क्लास और निचले तबका का वर्ग बहुत प्रभावित हुआ है। और जो हर दिन का खाने कमाने वाले लोग हैं वो तबका तो बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुआ है। तो उसकी वजह से सरकार समय समय पर रिवर्स रेपो रेट इन सबको डाउन कर रही है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ब्याज पैसे ले सकें, अपने कुटीर उद्योग लघु उद्योग को स्थापित कर सकें। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे पढ़ूंगा मैं। खुदरा महंगाई दर बढ़ने का अर्थ है लोगों की रोज़मर्रा की ज़रूरतों का खर्च बढ़ना। यह ठीक है कि पूर्णबंदी के दौरान वस्तुओं की बाजार तक पहुँच बाधित हो गई थी, पर पूर्णबंदी खुलने के बाद वही स्थिति नहीं रह गई थी। देखिए मित्रों, लॉकडाउन के बाद दुकानें सारी बंद हो गई थी, लोगों के हाथ में पैसा ठप हो गया था। लेकिन लॉकडाउन हटने के बाद 2 स्थितियां सामने निकल के आती हैं। पहली स्थिति कि लोगों के पास पैसा नहीं था, ये तो सब लोग जानते हैं। दूसरी स्थिति, जो सामान थे उनका आयात निर्यात बंद हो चुका था। तो इसमें 2 स्थितियाँ निकल के आएंगी। लोगों के पास पैसा नहीं है, सामान की भी अब बहुत ज़्यादा अधिकता नहीं है, तो सामान उच्च रेट पर बिकेंगे, हाई रेट पर बिकेंगे, और इससे निचला तबका तो प्रभावित होगा ही होगा जो घर में बैठा था। पर पूर्णबंदी खुलने के बाद वही स्थिति नहीं रह गई। फिर बंदी को खुदरा महंगाई दर बढ़ने का मुख्य कारण नहीं माना जा सकता। खुदरा महंगाई दर में बढ़ोतरी बंदी से पहले भी दर्ज की गई थी। फरवरी में ये 6% से थोड़ा ही नीचे थी। तब कई अर्थशास्त्री मानने लगे थे कि भारत में मंदी का दौर है। दरअसल जब खुदरा महंगाई दर का रुख लगातार ऊपर की तरफ और विकास दर नीचे की ओर बना रहता है तो मंदी का दौर माना जाता है। पिछले साल की तुलना में खुदरा महंगाई दर पर काबू पाना लगातार कठिन बना हुआ है। बेशक थोक महंगाई दर में कुछ राहत नज़र आती है, पर उसमें भी खाद्य उत्पादन से जुड़े उद्योगों पर नज़र डालें तो वहाँ महंगाई दर बढ़ी हुई ही दर्ज हुई है। खाने पीने की वस्तुओं की कीमतें बढ़ने के पीछे बड़ा कारण खेती किसानी पर मौसम की पड़ने वाली मार को माना जाता है, पर पिछले कुछ महीनों में ऐसा कोई कारण नज़र नहीं आया। इसके अलावा कच्चे तेल की कीमतों और बिजली उत्पादन बड़े कारण माने जाते हैं, पर इनमें भी कोई परेशानी नज़र नहीं आई। मित्रों, लॉकडाउन की वजह से हमारे किसान भाई प्रभावित हुए हैं, उनके अन्न भंडारण प्रभावित हुए हैं। मान लीजिए किसानी की खेती बहुत अच्छी हुई, नो डाउट, आपने अपना अन्न भंडार भी भर लिया, नो डाउट। अब उसको बेचने के लिए आपको बाज़ार की आवश्यकता होगी, और बाज़ार लॉकडाउन की वजह से खुल नहीं रहा है, तो हमारे राशन का भंडारण करना, उससे हमें फ़ायदा क्या मिलेगा। तो लॉकडाउन की वजह से, कोरोना महामारी की वजह से सबसे ज़्यादा प्रभावित वर्ग है हमारा किसान वर्ग।
आपने सुना होगा कि किसान वर्ग में आत्महत्या की जो घटनाएं बहुत ज़्यादा घट रही हैं। तो आज कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे बताइए कि भारत में किसान सर्वाधिक आत्महत्या किस राज्य में ज़्यादा करते हैं। इनको आरोही एवं अवरोही क्रम में स्थापित करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। लॉकडाउन की वजह से जो भंडारण किए थे उनको उनका अनाज का जो दाम मिलना चाहिए वो भी नहीं मिल पा रहा है। लॉकडाउन हटे, पूरी तरीके से कोरोना वायरस पर विजय पाई जाए और मार्केट दैनिक तरीके से जैसे चलती थी वैसे चलने लगे, तो समझ लीजिए मित्रों कि भारत एक बार पुनः उठ गया है। आज भारत उठ तो गया है, लेकिन बीच बीच में कोरोना महामारी की वजह से वो लाचार सा हो गया है और इसकी लाचारी की वजह से इतनी सारी समस्याएं निकल के सामने आ रही हैं जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। भारत गरीब देश नहीं है, भारत में अन्न खाद्यान्न की कमी नहीं है, लेकिन एक सिस्टमैटिक ढंग जो होना चाहिए, एक सिस्टम जो होना चाहिए, वो भारत में आज भी नहीं। हमारी सरकार हर दिन सहयोग कर रही है कि आने वाले समय में एक सिस्टम बन सके, एक सिस्टम से लोगों तक खाद्यान्न पहुंच सके। वन नेशन वन कार्ड की बात की जा रही है। तो ये सब जो योजनाएं हैं वो दृष्टि पटल से उतरकर भूपटल पर आ जाएं और पूरे भारत देश में ये लागू हो जाए तो भारत जैसा कोई देश नहीं है। आपसी सहयोग, आपसी सामंजस्य, ईर्ष्या हटाकर अगर हम अपने आप को स्थापित देखें तो भारत जैसा कोई दूसरा देश नहीं हो सकता है। आगे पढ़ता हूँ। फलों और सब्जियों की कीमतों में मौसम और आपूर्ति में बाधा आदि का असर देखा जा सकता है, पर दालों, चावल, आटे जैसी रोज़मर्रा इस्तेमाल होने वाली वस्तुओं की कीमतें भी लगातार बढ़ ही रही हैं। तो इसकी वजहें साफ हैं। यहाँ तक कि पिछले कुछ समय से न केवल शहरी बल्कि ग्रामीण इलाकों में भी खुदरा महंगाई दर बढ़ी है। इसकी एक वजह तो यह है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें लगातार नीचे रहने के बावजूद सरकार पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतें बढ़ाती जा रही है। फिर जीएसटी लागू होने के बावजूद करों में संतुलन कायम नहीं हो पाया है। ऐसी स्थिति में सरकार के सामने विकास दर के बरक्स महंगाई पर काबू पाना चुनौतीपूर्ण बन गया है। उसने खुद साल भर तक कर्मचारियों का महंगाई भत्ता रोक दिया है। लोगों के सामने रोजगार का संकट है, वेतन में कटौती की जा रही है। ऐसे में लोगों पर महंगाई की मार चौतरफा पड़ने लगी है। आज आप लोग लिखिएगा मेंस का क्वेश्चन, कोरोना वैश्विक महामारी की वजह से महंगाई की मार पर भारतवासियों पर महंगाई की मार का क्या प्रभाव पड़ रहा है। भारतवासियों पर कोरोना वायरस महामारी की वजह से महंगाई की मार का क्या प्रभाव पड़ रहा है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, सिर्फ एक ही यही प्रश्न दूंगा मैं आज, और इसको आप लोग डिटेल में लिखिए। जितने आपके विचार आते हैं, ये मत सोचिए 100 शब्द में लिखना है, 200 में, जितना लिख सकते हैं लिखिए। व्हाट्सएप नंबर पर आप भेजिए, फिर उसको मैं कैसे सेंट्रलाइज करूँगा वो मैं आपको बताऊँगा कि इसको 200 शब्दों में कैसे लिखना है, 100 शब्दों में कैसे लिखना है, कोई टिप्पणी करके कैसे लिखना है, ये मैं आपको बताऊँगा। लेकिन आप लोग जितनी आपके विचार में जो भी चीज़ें आती हैं आप लोग उसको लिख के ज़्यादा से ज़्यादा मुझ तक भेजें। जब तक आप भेजेंगे नहीं, मैं समझ नहीं पाऊँगा कि आपको मेरी बातें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। तो लॉकडाउन में मोटी मोटी चीज़ें हैं। आज देखिए तेल का दाम कितना ज़्यादा बढ़ गया है, डीजल 83-84 रुपये लीटर हो गया है। तो सरकार को टैक्स, भाई सरकार को गरीबों की मदद करनी है, उसको दवा पे खर्च करना है, उसको हर चीज़ पे खर्चा ही तो करना है, तो वो सरकार कहाँ से खर्च करेगी। वो सीधी सी बात है, रेवेन्यू बढ़ा देगी, चीज़ों के दाम को बढ़ा देगी, वसूलेगी वो आपसे ही, क्योंकि खर्च करना है आप पर ही तो खर्च करना है। तो बहुत लोग हमारे यहाँ ऐसे भी हैं जो बहुत पैसा कमाते हैं और टैक्स से बचते हैं। तो हाथ जोड़ के उन लोगों से निवेदन है, कृपया भारत सरकार का टैक्स पे करते रहिए। ये टैक्स आने वाले समय में आपके भारत देश के ही काम आने वाला है। टैक्स चोरी मत करिए, इसका लाभ भी आपको मिलता है, इसका बेनिफिट भी आपको मिलता है। जब मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाऊँगा तो टैक्सेस के बारे में बात करूँगा। तो मित्रों, महंगाई की मार, इस समय भारत पर महंगाई की मार का क्या सकारात्मक प्रभाव और नकारात्मक प्रभाव क्या पड़ रहा है, इसके बारे में मैं आशा करता हूँ कि कम से कम 50-60 बच्चे तो मुझे लिख के भेजेंगे ही। और ख़ासकर मेरे वो चहेते बच्चे जिनका मैं नाम ऑनलाइन नहीं ले सकता हूँ, और वो लड़की जिसका मैं ऑनलाइन नाम नहीं ले रहा हूँ, एक बार ले भी चुका हूँ, चाहता हूँ कि वो इस पर ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा लिख के दिखाए, क्योंकि मुझे उससे बड़ी उम्मीदें हैं। और उससे ये उम्मीदें हैं कि वो इस साल पीसीएस क्रैक कर देगी, नहीं तो अगले साल तो पीसीएस में टॉप 10 लिस्ट में आएगी। ये मेरी शुभकामनाएं उसके साथ हैं। अब वो कौन है, वो वीडियो देख रही है या देख रही होगी, वो समझ गई होगी मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, मेरी पूर्व स्टूडेंट भी है। तो मित्रों, आप लोग भी
का नाम भी मैं ले सकता हूँ, लेकिन आप लोग के अंदर वो जज्बा दिखाई देना चाहिए, वो कर्मठता दिखाई देनी चाहिए, वो कर्तव्य निष्ठा दिखाई देनी चाहिए। मैं आपका भी नाम लूँगा और फ्यूचर आईएएस एकेडमी हमेशा हमेशा आपके सहयोग के लिए अग्रसर रही है और रहेगी। तो मित्रों, आज का ये अंक मैं इसी शब्दों के साथ यहीं समाप्त कर रहा हूँ। जय हिंद।